हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होते क्या है ना, कौन से कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उसमें हम लोगों को पढ़ा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट ना। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति जो कंपाउंड भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते थे वही क्या होते थे, ऑप्टिकल एक्टिव होते थे। जो उससे इफेक्टेड नहीं होते थे या जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट से इफेक्टेड नहीं होते थे उसको बोला जाता था ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ना। और हमने उसी में पढ़ा था कि कायरल कंपाउंड क्या होते हैं या कायरल सेंटर क्या होता है या कायरल कार्बन ना। तो जो कायरल होते हैं, कायरल कंपाउंड होते हैं, वो अपने मिरर इमेज पर ना सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते हैं ना। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम जानेंगे कि कौन सा अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल होगा और कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। जो नहीं होता है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना। तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ना। सबसे पहले देखते हैं कि उस कंडीशन में क्या होता है। सबसे पहले था हमारा कायरल कार्बन। कायरल कार्बन, ठीक। तो कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कंपाउंड हो जिसमें कार्बन की चारों वैलेंसी जो हो डिफरेंट समूह से सेटिस्फाइड हुई हो ना। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक, बी आर, यहाँ पे लिख ले CH3HCOOH, ठीक। माना कोई ऐसा कंपाउंड है। अब यहाँ पे जो कार्बन है, ठीक, इसकी चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंस है। मतलब इस कार्बन, और एक शर्त है, कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3, ठीक। और कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट ग्रुप से सेटिस्फाइड हुई हो। तो अगर ऐसा है, ठीक, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कायरल सेंटर। कायरल सेंटर, ठीक। अगर किसी कंपाउंड में एक कायरल सेंटर है, किसी कंपाउंड में, जैसे इस कार्बन में एक ही कायरल कार्बन है, तो अगर एक ही कायरल कार्बन है तो इसका मतलब 100% श्योर है कि जो कंपाउंड होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। वो कंपाउंड क्या होगा फिर, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड मतलब वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। अपने मिरर इमेज पर क्या होगा, सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा, लेकिन प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करेगा। मीन्स उसे रोटेट करेगा या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड ना। अब अगर कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं ना जिसमें एक से अधिक कायरल कार्बन हो, जैसे अगर हम लिखें COOH, ठीक, OH AH OH AH और COOH। अब इस कंपाउंड में देखते हैं कि यहाँ पे देखिए इस कार्बन की जो चारों वैलेंसी हैं ना डिफरेंट समूह से सेटिस्फाइड है, मतलब एक कायरल कार्बन है ना। इस कार्बन पे भी वही है, चारों वैलेंसी क्या है, डिफरेंट है। देखो यहाँ OH है, COOH है, H है, C से जुड़ा हुआ है कार्बन से। तो अब इसमें दो दो कायरल सेंटर हैं। इसमें क्या है, दो दो कायरल सेंटर हैं। हमने कहा अगर एक कायरल सेंटर है तो श्योर है कि वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में दो दो कायरल सेंटर हैं और उससे अधिक कायरल सेंटर हैं, कायरल सेंटर मतलब कायरल कार्बन से, तो श्योर नहीं है कि ऑप्टिकल एक्टिव होगा कि नहीं होगा। जैसे इसमें इसमें क्या है, दो दो कायरल सेंटर है, मीन्स कायरल कार्बन है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पाया गया कि ये कंपाउंड जो होता है वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है।
ऑप्टिकल इनएक्टिव। समझ में आया? ऑप्टिकल क्या होता है? इनएक्टिव होता है, मतलब ये प्लेन ब्राइट लाइट के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, ना तो नहीं प्रदर्शित नहीं करता, इसका मतलब हुआ ना तो उसको रोटेट करेगा, ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, रोटेट ही नहीं करेगा। अब तो बात यह आती कि हम कैसे जानेंगे कि जिसमें दो से अधिक कायरल कार्बन होंगे कि वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। ठीक, इसी के लिए जानने के लिए हम कुछ और कंडीशन से पढ़ते हैं। एक हमको पढ़ना होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। दूसरा सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, इन दोनों को अगर अच्छे से हम समझ लेंगे तो हम इस जान जाएंगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा ना। तो सबसे पहले पढ़ते प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सममित तल, सममित तल। ठीक, तो जो सममित तल होता है एक इमेजिनरी लाइन होता है। हम इमेजिन करते हैं कि किसी कंपाउंड में किस बिंदु से या किस लाइन से उसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं ना। क्या करें, किसी कंपाउंड को हम कैसे दो बराबर भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल अगर हम लिखें कुछ ए ना, ए को हम बराबर भागों में बांट सकते हैं, लेकिन एक शर्त और है, केवल बराबर भागों में ही ना बांटे, जिनको बराबर भागों में बांटे वो एक दूसरे के मिरर इमेज हो, एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो। जैसे ए है, ठीक, अब अगर हमने इसको बीच से कट मारा ना, तो यही जो लाइन है हमारी, ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। मतलब एक ऐसी लाइन हो, काल्पनिक लाइन हो ना, जो कंपाउंड को बराबर भागों में बाइसेक्ट करता हो, बाइसेक्ट मतलब उसको डिवाइड करता हो, लेकिन जो डिवाइड किए हुए पार्ट हो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर हमने ए को कट मारा, ठीक, तो कुछ ऐसे ना, आप इमेजिन करिए ए ऐसे था तो दूसरा पार्ट उसका कैसे है, ऐसे है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए ऐसे ही बनेगा। ठीक, या ऐसे दूसरे कोई कंपाउंड लें जिसको हम दो बराबर भागों में बांट सकें। जैसे हम लिख रहे CH3C, ठीक, CH3H और H। अब यहाँ पे इस कंपाउंड को हम अगर यहाँ से एक लाइन खींचें तो इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। अब बराबर भागों में बांट देंगे, देखें क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ए जो है इस इधर वाला पार्ट क्या है, इसका मिरर इमेज है, तो इसका मिरर इमेज क्या CH3 इधर होना चाहिए, नहीं है ना, तो मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेकिन अगर इस CH3 को हम यहाँ पे लिखते H और H, अब बराबर भागों में तो यहाँ से डिवाइड हो गया और एक दूसरे के मिरर इमेज भी हैं। ये क्या है, इसका मिरर इमेज अगर हम बनाते हैं इस कंपाउंड का CH3H, ठीक, अब इसी का मिरर इमेज अगर हम बना दें तो क्या बनता, CH3 और H, यही ना। तो बराबर भागों में बाइसेक्ट भी हो और एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो, इसी को हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो इस कंपाउंड में क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, प्लेन ऑफ क्या है, सिमेट्री है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। ऐसे कंपाउंड जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा वो क्या होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा। ध्यान दीजिए, हम ऑप्टिकल इनएक्टिव बोल रहे हैं। ठीक, मतलब
ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होता क्या है, समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी काल्पनिक रेखा हो ना जिससे हम कंपाउंड को दो बराबर भागों में बांट सकते हो, और वो कंपाउंड जिनको हमने बराबर भागों में बांटा एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए। तो जिस लाइन से हमने उसको बाइसेक्ट किया होगा, बराबर भागों में डिवाइड किया होगा, वही काल्पनिक लाइन ही हमारा क्या होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर हो गई बात में। दूसरी हम देखते हैं, एक प्लेन अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो 100% है कि वो कंपाउंड कैसा होगा, फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा ना। तो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना नहीं चाहिए, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री उसमें होना नहीं चाहिए। दूसरा पढ़ते हैं, दूसरी कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। दूसरी कंडीशन क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसको हम बोलते हैं सममित केंद्र, सममित केंद्र। ठीक, सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसको क्या बोला जाता है, सममित केंद्र ना। सममित केंद्र क्या होता है, सममित केंद्र को हम उस बिंदु के रूप में परिभाषित करते हैं जिस बिंदु से कोई कंपाउंड, मतलब सममित केंद्र को हम एक बिंदु के रूप में परिभाषित करते हैं जिस बिंदु से कोई कंपाउंड, ठीक, या बिंदु से कोई सीधी रेखा खींचने पर, जैसे एग्जांपल पहले लिखते हैं, ठीक, एस ट्रांस टू ब्यूटेन, कोई एक ऐसी बिंदु सेंटर हो, एक ऐसा केंद्र माना जाए जहां से, ठीक, कंपाउंड के समान दूरी पर, मतलब इनकी दूरी क्या होनी चाहिए, समान हो, समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में, समान दूरी पर किंतु विपरीत दिशा में समान समूह उपस्थित हो। ध्यान से सुनिए, समान वह बिंदु ना जहाँ से समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान समूह उपस्थित होते हों, उसी बिंदु को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ऐसे समझ लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, इस साइड क्या है, हमने बी आर लिखा, यहाँ इधर आके भी क्या लिखा, बी आर। तो इस बिंदु से समान दूरी पर, दोनों की दूरी मतलब डिस्टेंस क्या हो, बराबर हो, लेकिन दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान समूह उपस्थित हो, जैसे यहाँ बी आर उपस्थित है, उस पर भी क्या उपस्थित है, बी आर उपस्थित है। ऐसे ही अगर हम मान लो यहाँ पे लिख लिए, चलो COOH COOH, तब इस बिंदु से इनकी दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर है, जितना डिस्टेंस इधर है उतना ही इसका है ना, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है, और समूह कैसे है, समान है ना। तो उस बिंदु से जहाँ से समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान समूह पाए जाते हों, उसी बिंदु को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, उस बिंदु को क्या बोला जाए, जैसे ये बिंदु क्या है आपका, सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर हुई बात। तो किसी कंपाउंड को अगर वो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा तो उसमें न तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा, न तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाएगा। अगर दोनों में से कोई एक, चाहे वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चाहे सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, कोई एक भी पाया गया तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, फिर ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा।
ठीक, जैसे कुछ एग्जाम्पल हम इसके करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। तो ये जान लीजिएगा, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होने के लिए उस कंपाउंड में ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जाना चाहिए, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जाना चाहिए। कायरल कार्बन होगा तो हो सकता हो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड हो, लेकिन जब एक ही कायरल कार्बन होगा तो 100% श्योर है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। लेकिन एक से अधिक कायरल कार्बन होने पर वो गारंटी नहीं देता कि ऑप्टिकल एक्टिव है कि नहीं है, जैसे अभी हमने इसका एग्जांपल दिया था। इसीलिए हमने पढ़ा प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर कंपाउंड में पाए जाएंगे तो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा ना। जैसे कुछ एग्जांपल लिखते हैं, फिर हम देखते हैं कौन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा कौन नहीं। ठीक, अब हम इस कंपाउंड को अगर हमको चेक करना हो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है कि नहीं, तो देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है या सेंटर ऑफ सिमेट्री पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा। सबसे पहली चीज, हम इसको दो बराबर भागों में यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसका मतलब ये हुआ है कंपाउंड कैसा हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। क्लियर हो गई बात। अब हमको सेंटर ऑफ सिमेट्री हो या ना हो उससे मतलब नहीं। ठीक, ऐसे ही दूसरा देखते हैं, इसी को हम लिखते हैं इस तरह से, ट्रांस टू ब्यूटेन और सिस टू ब्यूटेन था। इसमें देखते हैं क्या पाया जाता है, क्या है कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड होगा ना। देखो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तो उपस्थित है, प्लेन ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री ना भी उपस्थित हो तो ध्यान से देखो, समान दूरी पर, ठीक, विपरीत दिशा में समान समूह उपस्थित है, तो इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर है तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा फिर, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड ना। तो ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड के बारे में जानते हैं क्या होता है, वो अपने मिरर इमेज क्या होता है, सॉरी, वो प्लेन प्रोवाइड लाइट को के प्रति कोई व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, मीन्स उसको रोटेट करता नहीं है। तो बात क्लियर हुई। ऐसे ही अगर हम मेथेन लें, CH4, ठीक, H H H और H। अब मेथेन में क्या है, क्या है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है, तो जाहिर सी बात हम इस बता सकते हैं क्योंकि इसमें कायरल कार्बन तो है नहीं, कायरल कार्बन है इसमें, चारों वैलेंसी एक ही समूह द्वारा सेटिस्फाइड है, तो कायरल कार्बन तो है नहीं ना। आप देखते हैं कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ देखते हैं सिमेट्री, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है, समान दूरी पर विपरीत समूह, समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान समूह, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। ठीक, देखो अगर यहाँ से हम बिंदु देखते हैं, समान दूरी पर ना विपरीत दिशा में समान समूह है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें ना। और दूसरी बात प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड कर दें या इस साइड से भी डिवाइड कर दें तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता, ऐसा काल्पनिक लाइन ना जिससे हम क्या करें, कंपाउंड को बराबर भागों में बांट दें और जो बराबर भागों में बटे हुए कंपाउंड्स हैं एक दूसरे के मिरर इमेज होने चाहिए।
ना। तो इसका मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये भी कंपाउंड कैसा है, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। ठीक, ऐसे हम कुछ और कंपाउंड्स लिखते हैं, आप लोग बताइए। जैसे बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक, साइक्लोहेक्सेन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, कैसे जानेंगे। ठीक, अब हमको प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होने चाहिए, समान दूरी पर विपरीत दिशा में समान समूह, इसमें तो होगा नहीं ना। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, इसको हम यहाँ से कट मार सकते हैं, यहाँ से भी कट मार सकते हैं, इधर से कट, यहाँ से कट मार सकते हैं, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब कितने उससे नहीं मतलब, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री उससे नहीं मतलब, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक, अब इसमें बताना हमको ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है। तो देखते हैं कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। ठीक, देखो अगर हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं, तो इस दिशा में और इस दिशा में दूरी दोनों की समान हो, समान दूरी विपरीत दिशा में समान समूह, तो इसका मतलब इसमें क्या है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो कंपाउंड क्या ऐसा हो जाएगा, ऑप्टिकल इन एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल इन एक्टिव कंपाउंड। ठीक, तो आप लोग अब पहचान जाएंगे कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होता है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल इन एक्टिव कंपाउंड होता है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं एसिमेट्रिक यौगिक, एसिमेट्रिक कंपाउंड, एसिमेट्रिक कंपाउंड। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं असममित यौगिक, असममित यौगिक। ठीक, एसिमेट्रिक कंपाउंड को हम बोल सकते हैं असममित यौगिक। इसको हम डाइसिमेट्री भी बोल सकते हैं, डाइसिमेट्री, 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 एसिमेट्री। एसिमेट्री कंपाउंड क्या होते हैं, ना तो इसमें पीओसी हो, पीओसी मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, और ना ही हो सीओसी, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक, डाइसिमेट्री मतलब उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ऐसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कंपाउंड, असममित यौगिक। उसी को क्या बोला जाएगा, असममित यौगिक। याद रखिएगा, ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ठीक है, अब एक टॉपिक बढ़ता है प्रतिबिंब रूप, जिसको हम बोलते हैं ठीक इन एंसियोमर। इसके पहले वाले भी लेक्चर में पढ़े थे, इन एंसियोमर, प्रतिबिंब रूप। ठीक, पहले लेक्चर में पढ़े थे इसको, लेकिन फिर से देख लेते हैं। इन एंसियोमर, इन एंसियोमर, ठीक बोलते हैं प्रतिबिंब रूप, प्रतिबिंब रूप। प्रतिबिंब क्या, प्रतिबिंब रूप क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जो क्या हो, मिरर इमेज बनाते हो,
लेकिन अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोजेबल नहीं होते, मतलब अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर। ठीक, जैसे COOH, ये है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ठीक, इसके मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज इसका कैसे बनेगा? OH CH3 HCOOH। ठीक, ये क्या है? ऐसे कंपाउंड क्या है? ये मिरर इमेज हैं, लेकिन एक दूसरे पे सुपर इम्पोजेबल नहीं है, मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन दियर मिरर इमेज, ऑन दियर मिरर इमेज। ठीक, ध्यान से सुनिए, क्या होना चाहिए? अपने मिरर इमेज पर नॉन सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोज ना हो, अध्यारोपित नहीं होने चाहिए, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब बनते हो, मतलब मिरर इमेज बनता हो, केवल अध्यारोपित नहीं होते हो। तो इन्हीं पेयर को, इन दोनों को, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है? आइसोमर हैं, एक दूसरे के यहाँ आइसोमर। बस प्रॉब्लम क्या है कि ये प्रकाश को क्या करेगा? अगर डिस्टो रोटेटरी करेगा क्लॉकवाइज, तो ये क्या करेगा? उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, या अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो इसको क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इन दोनों कंपाउंड के, मतलब इन दोनों आइसोमर के पेयर को हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर, प्रतिबिंब रूप। समझ में आया? एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिबिंब हैं, बस सुपर इम्पोजेबल नहीं होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे? इनएंशियोमर। उसको क्या बोला जाएगा? इनएंशियोमर। ठीक, अब आता है अप्रतिबिंब रूप, अप्रतिबिंब रूप। ठीक, जिसको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, अप्रतिबिंब रूप, अप्रतिबिंब। ठीक, ये क्या होते हैं? तो ना तो मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, और मिरर इमेज फॉर्म नहीं करेंगे तो उस पर सुपर इम्पोजेबल की कोई बात ही नहीं, मतलब इनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है ना, और ना तो अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित होते हैं। जब दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो उस पर क्या होंगे? अध्यारोपित भी नहीं होंगे। जैसे हमने लिखा CH3 Cl H Br, ठीक, H, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं CH3 ना। अब ऐसे कंपाउंड देखिए, CH3 Cl H, ठीक, Br H CH3। अब ध्यान से अगर देखिए तो क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। देखिएगा, क्लोरीन जिस साइड था वहीं पे है, Br की साइड बदल गई। ठीक, इसका मतलब ये स्टीरियो आइसोमर हैं, स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर क्या होते थे? जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम हो, बस एटम का अरेंजमेंट जो हो वही डिफरेंट हो, स्पेस में एटम का अरेंजमेंट क्या हो? डिफरेंट हो, जिसको हम बोलते थे आकाशीय व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए, परमाणुओं का आकाशीय व्यवस्था। तो इसमें क्या है? वही तो है। ठीक, Br साइड था, इधर है, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, कि मीन्स जो हमारा स्टीरियो आइसोमर है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? डायस्टीरियो आइसोमर। डायस्टीरियो आइसोमर, डायस्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं? ना तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, ना ही अपने दर्पण प्रतिबिंब पर सुपर इम्पोजेबल होंगे। तो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं तो सुपर इम्पोजेबल नहीं होंगे। तो ये दोनों क्या हैं?
डाया स्टीरियो आइसोमर ना। ये क्या है, आइसोमर तो है, क्यों, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है ना, इसलिए क्या है, आइसोमर तो है ही, बस डिफरेंट क्या है ना, अरेंजमेंट ऑफ एटम, यहाँ पे बी आर है, यहाँ पे, समझ में आई बात। लेकिन अगर हम इसी को कुछ ऐसे बना देते, इस साइड के लिख दे रहे हैं, CH3। अब ये दोनों कंपाउंड फर्स्ट सेकेंड और यहाँ हम लिख ले रहे थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, मतलब ये इन दोनों में क्या संबंध है, इन एंसियोमर, ये दोनों क्या है, इन एंसियोमर, ठीक। जबकि थर्ड, सेकेंड और थर्ड के बीच में क्या रिलेशन है, डाया स्टीरियो आइसोमर, डाया स्टीरियो आइसोमर ना। तो क्लियर हो गया होगा इसमें कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा, कौन सा ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। दूसरा प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। फिर हमने पढ़ लिया एनेंशियोमर ना, और फिर क्या पढ़ा, डाई स्टीरियो आइसोमर, एनेंशियोमर डाई स्टीरियो आइसोमर, ठीक। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाएंगे आरएस सिस्टम, जो नामनक्लेचर की एक पद्धति है, जिसको हम बोलते हैं आरएस नामनक्लेचर सिस्टम, ठीक। बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, तो अगले लेक्चर में उसको ज़रूर देखिएगा। इसके पहले वाला अगर आप लेक्चर देखेंगे तो ये सेकेंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को और बढ़िया से समझ में आएगा।